Hello my dear friends, once again myself Alimuddin Sheikh Qadri and my YouTube channel is Alimuddin Sheikh Qadri. My loving friends, मैं आज आप लोगों के बीच एक बार फिर मॉडल क्वेश्चन पेपर के साथ साथ आप लोगों को आज हम एंडोक्राइन सिस्टम, ह्यूमन बॉडी का एंडोक्राइन सिस्टम आज हम आप लोगों को बताएंगे। और ये टॉपिक आप सभी से मेरा रिक्वेस्ट है, इसका नोट बनाते चलेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये एंडोक्राइन सिस्टम। इसका पूरा विवरण है या पूरा प्रोसेस मैं आपको बताना चाहूंगा। यहां पर मैंने लिखा, आप देख सकते हैं, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ ह्यूमन एंडोक्राइन सिस्टम। स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ ह्यूमन एंडोक्राइन सिस्टम। आपको उसकी संरचना देखना है और साथ ही साथ आपको यह भी देखना है कि किस प्रकार से एंडोक्राइन सिस्टम हमारे बॉडी में वर्क करता है। और एंडोक्राइन सिस्टम को स्टडी के बेस पर सबसे पहले हम आपको इस विषय में थोड़ा सा नॉलेज देना चाहेंगे कि आइए देखा जाए कि एंडोक्राइन सिस्टम में सबसे पहले इसकी जो है शॉर्ट हिस्ट्री देखते हैं कि एंडोक्राइन सिस्टम की शॉर्ट हिस्ट्री क्या है। तो आपने देखा कि कैस्ट्रेटेड एनिमल्स, आपने नाम सुना होगा, जिसको कहा जाता है बधियाकृत जंतु। तो सबसे पहले साइंटिस्ट बर्थोल्ड ने 1849 में बर्थोल्ड ने सबसे पहले बधियाकृत जंतु में टेस्टिस को फिर से प्रोसीड किया, लगाया और उसके परिणाम का अध्ययन किया। थॉमस एडिसन, जिन्होंने 1855 में इन्होंने एडिनल ग्लैंड से होने वाले बॉडी में इफेक्ट, क्या डैमेजिंग इफेक्ट शो होता है, इसके विषय में डिस्कस किया। और जो डिजीज आई, उस डिजीज का अपने ही नाम पर इन्होंने नाम रखा एडिसन डिजीज। माय लविंग फ्रेंड्स, इसीलिए हम एडिसन को कहते हैं कि ये फादर ऑफ एंडोक्राइनोलॉजी है। माय लविंग फ्रेंड, हु इज द फादर ऑफ एंडोक्राइनोलॉजी? एडिसन इज द फादर ऑफ एंडोक्राइनोलॉजी। एडिसन क्या है? फादर ऑफ एंडोक्राइनोलॉजी है। ये डिस्कस किया जाए। 1833 साइंटिस्ट जॉन मुलर, इन्होंने शरीर के कुछ अंगों के अंदर कुछ विशिष्ट प्रकार के पदार्थों के स्रावित होने के संबंध में बताया कि शरीर के अंदर जरूर ऐसे कुछ विशिष्ट प्रकार के पदार्थ स्रावित होते हैं, लेकिन क्या क्या स्रावित होते हैं इसके विषय में कोई स्टडी नहीं किया। 1849 में आइए, बर्थोल्ड ने, मैंने बताया अभी आपको कि ये टेस्टिस को, जो बधियाकृत जंतु थे, उसके टेस्टिस को हटा करके फिर दूसरे टेस्टिस को प्रत्यारोपित किया और प्रत्यारोपित करके फिर उनके सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर और सेक्सुअल कैरेक्टर पर डिस्कस किया। सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर और सेक्सुअल कैरेक्टर पर डिस्कस किया कि किस प्रकार से ये सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर पर ये इफेक्ट डालते हैं। 1855 की बात करते हैं तो थॉमस एडिसन ने, मैंने जिसको बताया कि जो फादर ऑफ एंडोक्राइनोलॉजी हैं, फादर ऑफ एंडोक्राइनोलॉजी, जो एंडोक्राइन अंतःस्रावी विज्ञान के पिता, फादर ऑफ एंडोक्राइनोलॉजी, इन्होंने एडिनल के कॉर्टेक्स, एडिनल के, माय लविंग फ्रेंड्स, एडिनल के दो पार्ट होते हैं, एक कॉर्टेक्स पार्ट होता है, दूसरा मिडुला पार्ट होता है। तो एडिनल के कॉर्टेक्स से जो हार्मोन सिक्रीट हो रहा है वो कॉर्टिकल हार्मोन कहा जाता है। जो मिडुला से स्रावित हो रहा है मिडुला हार्मोन कहा जाता है। इस प्रकार से 1855 में क्लॉड बर्नार्ड, इन्होंने सबसे पहले एंडोक्राइन मींस इंटरनल सिक्रीशन, एंडोक्राइन मींस इंटरनल सिक्रीशन टर्म का यूज किया। और उसके बाद 1869 में, नोट करते चलिएगा सभी लोग, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, खासकर नीट के जो तैयारी करेंगे बच्चे, उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है।
तो यहां पर देखेंगे कि 1869 में लैंगरहैंस ने पैंक्रियास के विषय में इन्होंने डिस्कस किया और वहां पर एक सेल, पैंक्रियास के अंदर पाई जाने वाली एक सेल का अपने ही नाम पर उन्होंने नाम दिया लैंगरहैंस सेल। इसके बाद साइंटिस्ट 83 में आए कोचर इन 1883 ध्यान रहे, इन 1883 में कोचर साइंटिस्ट ने थायराइड ग्लैंड का इंपॉर्टेंस ऑफ थायराइड ग्लैंड्स के विषय में बताया और इसका डिस्कस किया। मिन्कोविस्की एंड मेहरिंग, साइंटिस्ट मिन्कोविस्की एंड मेहरिंग इन 1889 में साइंटिस्ट मिन्कोविस्की एंड मेहरिंग इन्होंने डायबिटीज मेलाइटस डिजीज जो होती है, डायबिटीज मेलाइटस डिजीज के विषय में इन्होंने डिस्कस किया और पैंक्रियास से इसका संबंध बताया कि क्या रीजन है पैंक्रियास से। अभी हम आपको डिस्कस करके आगे बताएंगे कि इंसुलिन का सिक्रीशन पैंक्रियास से होता है, तो पैंक्रियास में कौन सी सेल है जो इंसुलिन का सिक्रीशन करती है, किस प्रकार से इनका एक्शन होता है और किस प्रकार से बॉडी एक्टिविटी को क्रिएट करते हैं। माय लविंग फ्रेंड्स, इस पर पैंक्रियास के संबंध में मिन्कोविस्की और मेहरिंग साइंटिस्ट ने 1889 में डिस्कस किया। 1902 में बोलिस और स्टॉर्लिंग ने सबसे पहले हार्मोन क्या होता है, हार्मोन शब्द का एक्सप्लेनेशन दिया कि हार्मोन है क्या। तो हार्मोन शब्द का जो है एक्सप्लेनेशन दिया। और हार्मोन मीन्स टू स्टेयर टू स्टिमुलेट, हार्मोन के लिए बताया कि यह उत्तेजित करने वाले पदार्थ को कहा कि यह हार्मोन होते हैं। 1909 में देखा जाए एस्लर नाम के साइंटिस्ट ने हाइपोफाइसेक्टोमी का डिस्कस किया, अर्थात इन्होंने पिट्यूटरी ग्लैंड को बाहर निकाल दिया। ध्यान रहे कि हाइपोफाइसेक्टोमी क्या है, व्हाट इज द हाइपोफाइसेक्टोमी। तो हाइपोफाइसेक्टोमी यह जो है रिमूवल ऑफ द पिट्यूटरी ग्लैंड को रिमूव किया और उसके इफेक्ट को देखा, उसके साइड इफेक्ट को देखा, इस पर डिस्कस किया। और 1912 में आइएगा गुडरनेस साइंटिस्ट ने एम्फीबियंस पर जो है थायराइड का जो है ग्लैंड्स और पैराथायराइड ग्लैंड्स और थायरॉक्सिन हार्मोन्स का जो है एम्फीबियंस पर डिस्कस किया है और इसकी आवश्यकता का पता लगाया। 1914 में कैंडॉल साइंटिस्ट कैंडॉल का पूरा नाम है E.C. कैंडॉल। E.C. कैंडॉल ने थायरॉक्सिन को अलग किया और इसके रवे बनाए। ध्यान रहे कि पार्टिकल्स के फॉर्म में, क्रिस्टल के फॉर्म में सबसे पहले अगर किसी ने किसी हार्मोन का डिस्कस किया तो सैंगर का नाम बाद में आता। ध्यान रहे, पहले आते हैं साइंटिस्ट कैंडॉल। 1920 में वाल्टर कैनन साइंटिस्ट वाल्टर कैनन इन्होंने होम्योस्टैसिस के विषय में डिस्कस किया था और पूरी बॉडी स्ट्रक्चर के विषय में एक्सप्लेनेशन दिया। इस तरह से माय लविंग फ्रेंड, हम जो है ढेर सारे साइंटिस्टों के डिस्कस पे नहीं चलना चाहते हैं, आपको सिंपली बताना चाहते हैं कि मैंने सैंगर का नाम लिया। सैंगर का एक्शन आया है 1953 में, 1953 में सैंगर ने गाय के इंसुलिन को सबसे पहले उन्होंने मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर बनाया और जिसके लिए इनको और रवे के रूप में अलग किया, जिसके लिए इनको 1958 में नोबेल प्राइज दिया गया। किसको दिया गया? सैंगर को नोबेल प्राइज मिला। तो अब कब मिला है? 1958 में। इन्होंने डिस्कवरी कब किया था? 1953। माय लविंग फ्रेंड्स, आइए आगे बढ़ते हैं और लास्ट के वैज्ञानिक पर, साइंटिस्ट पर आइए डिस्कस करते हैं कि साइंटिस्ट पॉट्स, POLTS, पॉट्स। तो पॉट साइंटिस्ट जो हैं ये 1971 में पॉट्स ने पैराथार्मोन हार्मोन PTH, पैराथायरॉइड ग्लैंड से सीक्रेट होने वाला हार्मोन PTH, पैराथार्मोन हार्मोन, पोर्ट्स POTTS, पोर्ट्स ने इन पर डिस्कस किया और डिस्कस करके इनके मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर को बताया। और यूस्टेकियस ने एडिनल ग्लैंड की खोज किया। माय लविंग फ्रेंड्स, साइंटिस्ट यूस्टेकियस ने जो है वो सबसे पहले एडिनल ग्लैंड की खोज किया। एडिनल ग्लैंड
जो किडनी के ऊपर पाई जाने वाली ग्लैंड है, एडिनल ग्लैंड की खोज किया। तो इस तरह से ग्लैंड्स के विषय में रहा। आप लोग बने रहिएगा हमारे साथ, और लास्ट में हम आपको क्वेश्चन पेपर भी बताएंगे क्या है क्वेश्चन पेपर। मीन्स मॉडल का क्वेश्चन पेपर जो नया आपका आ रहा है, एग्जाम जो आ रहा है 9th और 11th के स्टूडेंट्स के लिए, माय लविंग फ्रेंड्स ऑफ 9th एंड 11th स्टूडेंट्स, तो आप लोग लगे रहिएगा, आप लोग देखते रहिएगा कि हम आपको एट लास्ट मॉडल क्वेश्चन पेपर इसमें देंगे और बताएंगे आपको किस प्रकार का मॉडल क्वेश्चन पेपर आ सकता है। तो आइए फिर से देखा जाए एक बार। मैंने अभी हिस्ट्री बताया, समरी बताया आपको, इसी समरी के क्रम में आइए आगे बढ़ते हैं। तो मैं अलीमुद्दीन शेख कादरी अपने यूट्यूब चैनल अलीमुद्दीन शेख कादरी के साथ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ ह्यूमन एंडोक्राइन सिस्टम। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि यहां पर मैंने दिया है कि एंडोक्राइन सिस्टम को हमने 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया। एंडोक्राइन सिस्टम को हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया। फर्स्ट पार्ट है जो है एंडोक्राइन सिस्टम, ध्यान रहे एंडोक्राइनोलॉजी, अंतःस्रावी विज्ञान, जिसमें एंडोक्राइन ग्लैंड्स, इसको एंडोक्राइन सिस्टम को हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया। पहला है एंडोक्राइन ग्लैंड्स, दूसरा है मिक्स ग्लैंड, तीसरा है एक्सोक्राइन ग्लैंड्स। नोट करते चलिएगा लविंग फ्रेंड्स, एंडोक्राइन ग्लैंड्स, मिक्स ग्लैंड्स एंड एक्सोक्राइन ग्लैंड्स। एंडोक्राइन ग्लैंड पर डिस्कस करते हैं तो ध्यान से नोट करिएगा कि एंडोक्राइन ग्लैंड्स में पिट्यूटरी ग्लैंड्स, थायराइड ग्लैंड्स, पैराथायराइड ग्लैंड्स, एडिनल ग्लैंड्स, पीनियल बॉडी और थाइमस ग्लैंड, ये इतनी ग्लैंड जिसको हमने दिया है आप नोट कर लेंगे। ये 6 ग्लैंड्स ऐसी हैं जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स में इनका इंपॉर्टेंस है, इनका इंपॉर्टेंस एंडोक्राइन ग्लैंड्स में है। अब आइए देखते हैं मिक्स ग्लैंड। मिक्स ग्लैंड में आता है पैंक्रियास। क्या आता है? पैंक्रियास। ध्यान रहे कि मैं सभी का फिगर स्टेप बाय स्टेप अपने YouTube चैनल पर अपलोड करेंगे, आप लोग देखते चलिएगा। नेक्स्ट वन आता है एक्सोक्राइन ग्लैंड। एक्सोक्राइन ग्लैंड्स में फर्स्ट ग्लैंड्स है मेमोरी ग्लैंड्स, जिसको हम दुग्ध ग्रंथियां के नाम से जानते हैं। लैक्राइमल ग्लैंड्स अश्रुग्रंथि के नाम से जाना जाता है। थर्ड स्वेट ग्लैंड्स, श्वेत ग्रंथियां, जैसे स्वेट्स निकलते हैं बॉडी से, पसीना निकलता है बॉडी से। ध्यान रहे कि स्वेट्स भी एक वेस्ट मटेरियल है बॉडी का, जो टॉक्सिक मटेरियल को रिमूव करता है, अपने साथ लेकर के बाहर आ जाता है। और फोर्थ है लीवर। ध्यान दीजिएगा वंस अगेन, एक्सोक्राइन ग्लैंड्स को हमने 4 पार्ट में, एक्सोक्राइन ग्लैंड्स में हमने 4 ग्लैंड्स को बताया, मेमोरी ग्लैंड्स, लैक्राइमल ग्लैंड्स, स्वीट ग्लैंड्स, लीवर। और मिक्स ग्लैंड में हमने बताया पैंक्रियास। और यहां पर ध्यान देंगे वंस अगेन, एंडोक्राइन ग्लैंड्स में हमने बताया पिट्यूटरी ग्लैंड्स, थायराइड ग्लैंड्स, एडिनल ग्लैंड्स, पीनियल बॉडी, पैराथायराइड ग्लैंड्स, थाइमस ग्लैंड्स। माय लविंग फ्रेंड्स, ये तो मैंने ग्लैंड्स के विषय में बताया और उसकी हिस्ट्री बताया, इतिहास बताया कि एंडोक्राइनोलॉजी का इतिहास क्या रहा है। एंडोक्राइनोलॉजी विज्ञान जो हमारा चल रहा है, जिसके विषय मैंने आपको बताया कि नीट के विद्यार्थियों के लिए और इंटरमीडिएट के विद्यार्थियों के लिए, दोनों ही विद्यार्थियों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। अगर स्टडी के बेस पर देखा जाए, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन से जब हम आगे बढ़ते हैं, हाई स्कूल के 10th से, क्लास 10 से कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन से जैसे ही हम आगे चलते हैं, हम इन डिफरेंट ग्लैंड्स के विषय में स्टडी करना स्टार्ट कर देते हैं और इसी के विषय में रेगुलर हमारा डिस्कस चलता रहता है। तो इस पर मैंने कहा कि बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जिसको कोई भी लड़का मिस नहीं करेगा। हमारा हम्बल रिक्वेस्ट है आप सभी से, कोई भी इसे मिस नहीं करेगा। और इसके लिए मैं इतने परिश्रम के साथ डॉक्टर आर.एल. कोटपाल की बुक से आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं। आप लोगों के से जो है हम ये स्पष्ट कहना चाहते हैं कि आप लोग इसका नोट्स भी बनाते चलिएगा। जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और उसे जो है इतने परिश्रम के साथ नोट बनाया जा रहा है, तो आप को एक लाइक इसके लिए तो बनता है, आप लोग एक लाइक भी करिएगा। तो आइए माय लविंग फ्रेंड्स, आइए आगे देखा जाए। तो मैं आपको एक पोजीशन बताना चाहता हूं। तो यहां पर जैसे कि मैंने क्लियर कर दिया कि इतनी ग्लैंड्स हैं जो हमारी बॉडी में हैं, आप यहां पर काउंट कर सकते हैं। 6 ग्लैंड्स यहां पर हैं, 4 ग्लैंड्स यहां पर हैं और 1 ग्लैंड्स यहां पर है। तो आप देख सकते हो टोटल नंबर ऑफ ग्लैंड्स इज 11 ग्लैंड्स का डिस्कस हम करने चल रहे हैं। ध्यान रहे लविंग फ्रेंड्स, अभी मैंने टेस्टिस, ओवरी, इन सब के विषय में कोई स्टडी नहीं किया है। यहां पर कोई जो है इन सब के विषय मैंने आपको कोई स्टडी नहीं कराया है और न ही इस ग्लैंड के विषय अभी हम आपसे कोई डिस्कस कर रहे हैं। तो आइए एक एक करके देखा जाए और ये दो ग्लैंडें बच रही हैं,
इनके विषय में हम आपको एक बृहद, एक विस्तृत नॉलेज देंगे और एक संपूर्ण ज्ञान इसके विषय में हम आपको जो है बताएंगे कि क्या है फीमेल बॉडी का, कि जो ग्लैंड्स है, ओवरी, इसका फंक्शन क्या होता है, मेल बॉडी में टेस्टिस, इसका फंक्शन क्या होता है, इसके विषय में हम आपको विस्तृत अध्ययन कराएंगे अपने नेक्स्ट यूट्यूब चैनल पर, सॉरी अपने नेक्स्ट यूट्यूब वीडियो में हम आपको डिस्कस कराएंगे। ये देखते हैं, जैसा कि मैंने बताया आपको, आप लोग ध्यान देंगे पीनियल बॉडी, ये पोजीशन को पहले समझ लिया जाए फिजिकली फिलहाल मैं इसका एक पॉइंट आपको अपलोड कर दूंगा यूट्यूब पर, आप लोग फिजिकली पहले जो है फॉलो कर लीजिए, इसको समझ लीजिए, अंडरस्टैंड हो जाइए, फिर मैं आपको जो है इस पर डिस्कस करके एक्सप्लेन करता हूं। तो यहां पर आपको बताना यह है कि देखिए पीनियल बॉडी में यहां होती है, लैक्राइमल आप देख रहे हैं, तो यहां के नीचे ये जो ग्लैंड्स है इसको बात है पीनियल बॉडी, यहां पर आएंगे, यह है पिट्यूटरी ग्लैंड्स, जिसको हम कहते हैं कि हाइपोफाइसिस, पिट्यूटरी ग्लैंड को हमने कहा हाइपोफाइसिस। उसके नीचे आएंगे तो यहां पर लैरिंग्स है, और लैरिंग्स पर के जैसे ही हल्का सा नीचे आते हैं लविंग फ्रेंड्स, यहां पर थायराइड ग्लैंड मिलती है, गले में नेक रीजन पर थायराइड ग्लैंड मिलती है, और यहीं पर पैराथायराइड ग्लैंड भी मिलती है। तो थायराइड ग्लैंड्स पर पैराथायराइड ग्लैंड्स भी मिल जाती है। थायराइड ग्लैंड के ऊपर आप देखेंगे एक जो है लाइट ग्रीन कलर के स्पॉट मिलते हैं जो पैराथायराइड ग्लैंड्स के होते हैं। तो थायराइड ग्लैंड और पैराथायराइड ग्लैंड की पोजीशन मैंने बताया, नेक रीजन है। थाइमस ग्लैंड्स आपके थोरैक्स रीजन पर आती हैं, और लीवर आप समझ रहे हैं बॉडी की सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड है लीवर, यहां पर आ जाते हैं। एडिनल ग्लैंड माय लविंग फ्रेंड्स, किडनी के ऊपर पाई जाने वाली है लाइट येलो कलर की एक टोपी जैसी जो है ग्लैंड होती है, जिसको हम जो है एडिनल ग्लैंड का नाम देते हैं। उसके आप और भी नीचे चलेंगे तो यहां पर आप देखेंगे कि ओवरी आ जाता है फीमेल बॉडी में, फिर टेस्टिस आ जाता है। इस तरह से किडनी भी हमारी वर्क करती है। तो माय लविंग फ्रेंड्स, इस तरह से मैंने ग्लैंड्स के विषय में बताया। आइए हम आगे बताते हैं आपको कि यहां पर सबसे पहले हम चल रहे हैं पिट्यूटरी ग्लैंड पर आपको डिस्कस कराने के लिए। तो लविंग फ्रेंड्स नोट करते चलिएगा कि पिट्यूटरी ग्लैंड्स को हम सिंपली 3 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। कितने पार्ट में डिवाइड करते हैं? 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। इस ग्लैंड के विषय में आपको बता दूं कि इस ग्रंथ का अगला भाग जो है वो लाइट येलो या लाइट पिंक कलर में होता है, हल्का गुलाबी भाग होता है, जो पूरे ग्लैंड का लगभग 75% पार्ट बनाता है। और ध्यान रहे आपको कि इस पिट्यूटरी ग्लैंड की पोजीशन अगर देखा जाए, अगर कोई आपसे पूछता है कि इसकी स्थिति क्या है, पोजीशन पिट्यूटरी ग्लैंड वास्तव में पाई कहां जाती है, तो आप बताएंगे कि यह अग्र मस्तिष्क के ग्रंथ जो होती है, यह अग्र मस्तिष्क के डायासिफेलॉन भाग के नीचे, डायासिफेलॉन भाग के नीचे दीवार से, खोपड़ी की दीवार स्फिनाइड बोन से लटकी हुई एक छोटी सी सेला टर्सिका नाम के गड्ढे में लटकी हुई एक जो है मस्तिष्क के इन्फंडिबुलम से, मस्तिष्क ब्रेन के इन्फंडिबुलम से, तो एक छोटी सी ग्लैंड जो होती है, जिसका सिंपल सा सी साइज और वेट होता है 0.5 से लेकर के 0.6 ग्राम तक, 0.5 से लेकर के 0.6 ग्राम, 0.5 से लेकर के 0.6 ग्राम तक इसका भार होता है। ध्यान रहिए, मेल में, फीमेल में कुछ बड़ी होती हैं, फीमेल में यह ग्रंथि कुछ बड़ी होती है। और फीमेल की अगर ये कभी ये क्वेश्चन आ जाए आप में, फीमेल में जो है ग्लैंड जो बड़ी होती है, किस स्टेज में इनकी पोजीशन, इनका शेप, इनका साइज, इनका स्ट्रक्चर लार्ज हो जाता है? तो माय लविंग फ्रेंड, ये गर्भावस्था में जब फीटस का डेवलपमेंट हो रहा होता है ओवरी में, यूटेरस के अंदर, तो ऐसी कंडीशन में ये पिट्यूटरी ग्लैंड थोड़ा सा लार्ज हो जाती है। गर्भावस्था में ये ग्रंथियां कुछ बढ़ जाती हैं। तो इसके हमने 3 पार्ट बताए। फर्स्ट पार्ट नोट करते चलिएगा, एंटीरियर लोब। सेकेंड पार्ट, फर्स्ट पार्ट नोट करिएगा, एंटीरियर लोब, जिसको हम एडिनोहाइपोफाइसिस के नाम से जानते हैं, एंटीरियर लोब। सेकेंड पार्ट नोट करेंगे, मध्य, जिसको हम पहले पार्ट को हम हिंदी में अग्रपिंड कहते हैं, और दूसरा पार्ट होता है मेडुला पार्ट, जिसको हम मध्य पिंड कहते हैं, मेडुला लोब कहते हैं।
मीजोहाइपोफाइसिस और थर्ड पार्ट होता है न्यूरोहाइपोफाइसिस। थर्ड पार्ट इसका है न्यूरोहाइपोफाइसिस। इसको हम पश्च पिंड के नाम से या पश्च लोब के नाम से जानते हैं, न्यूरोहाइपोफाइसिस को। ये तीनों मिलकर के पिट्यूटरी ग्लैंड का निर्माण करते हैं। हम इसके स्ट्रक्चर को अपलोड कर दे रहे हैं, आप लोग देख लीजिएगा ध्यानपूर्वक। तो मैंने बताया कि इससे जो हार्मोन सीक्रेट होता है वह हार्मोन है GH, जिसका कहते हैं ग्रोथ हार्मोन। माय लविंग फ्रेंड्स, ग्रोथ हार्मोन का सेकंड नाम होता है STH, सोमैटोट्रोपिक हार्मोन। यह हार्मोन हमारे बॉडी में प्रोटीन सिंथेसिस को जो है इफेक्टेड करता है, प्रोटीन सिंथेसिस को जो है प्रभावित करता है, शरीर में विभाजन की क्रिया को तीव्र करता है, शरीर में विकास की क्रिया को तीव्र करता है, विकास तेजी के साथ होता है, पेशियों और अस्थियों का विकास इससे तेजी के साथ बढ़ता जाता है। ध्यान रहे कि शरीर की कोशिकाओं में डीएनए और आरएनए के संश्लेषण को, डीएनए और आरएनए के संश्लेषण को यह प्रभावित करता है, एक्साइट करता है उसको। और सबसे इंपॉर्टेंट जो है वर्क होता है इनका कि एक मेटाबॉलिक एक्टिविटी, मेटाबॉलिक हार्मोन जो होते हैं, जिसमें हम मेटाबॉलिक को कहते हैं कि एनाबॉलिक और कैटाबॉलिक, तो एनाबॉलिक हार्मोन के रूप में बॉडी में सबसे ज्यादा इफेक्टेड होता है। तो इस तरह से यकृत में आपने देखा। अब हम आपको आगे बताएंगे कि इस तरह के आपने कंडीशन को देखा और यहां पर यकृत में ग्लाइकोजेनेसिस, यकृत के अंदर जो ग्लाइकोजेनेसिस का प्रोसेस होता है, इस ग्लाइकोजेनेसिस के प्रोसेस को ये बहुत ही तेजी के साथ, बहुत ही जो है डेवलप के साथ ये जो है एक्सीड करता है। और इंपॉर्टेंट है कि लाइपोलाइसिस, लाइपोलाइसिस कहा जाता है माय लविंग फ्रेंड्स वसा विघटन को। क्या बोलते हैं? वसा विघटन को हम लाइपोलाइसिस बोलते हैं। तो लाइपोलाइसिस में ये हेल्प करता है। इस तरह से आपने देखा कि ये ग्रोथ हार्मोन STH हार्मोन है। माय लविंग फ्रेंड्स, STH हार्मोन के विषय में तो मैंने आपको बता दिया, समझा दिया। और इसके साथ ही साथ अगर यह बॉडी में सिक्रेशन जो होता है, अगर इसका अतिस्राव, अल्पस्राव, हाइपोसिक्रेशन हो जाए, अल्पस्राव, ध्यान दें कि STH सोमैटोट्रोपिक हार्मोन का अल्पस्राव, कम स्राव होता है शरीर के अंदर, तो इसमें से जो डिजीज होती है वह हो जाती है बौनापन, या इसको कहा जाता है मिजेट्स, बौनापन या मिजेट्स। जो 13 से लेकर के 20 वर्ष की आयु में STH की कमी से यह होता है। इसमें व्यक्ति जो होते हैं, बच्चे जो होते हैं, वो बौने रह जाते हैं, इनकी लंबाइयां नहीं बढ़ पाती, इनके बॉडी के अंदर फिजिकल ग्रोथ नहीं हो पाती। सेकेंड डिजीज होती है साइमन डिजीज। माय लविंग फ्रेंड, साइमन डिजीज यह रोग प्रौढ़ावस्था मीन्स जो प्रौढ़ावस्था में होता है और STH की कमी होने का इसमें शरीर में शीघ्र क्षय, डिकेडिंग पावर, क्षय होने लगता है। और क्षय होने से मनुष्य का शरीर दुर्बल हो जाता है, कमजोर हो जाता है। और इस समय जो है युवावस्था में इसमें वृद्धावस्था के लक्षण दिखाई देने लगते हैं। व्यक्ति युवा है फिर भी उसके अंदर वृद्धावस्था के लक्षण दिखाई दे रहे हैं, ऐसा लगता है कि व्यक्ति वृद्ध हो गया है। तो यह होता है STH। आइए देखते हैं, अधिक सिक्रेशन हो जाता है, तब अधिक सिक्रेशन रहा तो बौनापन हो गया, मिजेट्स हो गया। ज्यादा सिक्रेट हो जाएगा तो आदमी की लंबाई क्या होगी लविंग फ्रेंड्स? बढ़ जाएगी। जब आदमी की लंबाइयां बढ़ जाती हैं तो महाकायता आ जाती है, ऐसा लगता है कि जायंट है, दैत्य है। तो दैत्याकार मानव का नाम हो जाता है उसका, कि लगता है कि इसके अंदर इसके बॉडी के अंदर जो है दैत्य हो गया है, काफी लंबाई इसकी बढ़ी हुई हो जाती है। शरीर बेडौल हो जाता है, जो गोला चेहरा है वो टेढ़ा हो जाता है, चिन बाहर निकल आती है, जाइगोमैटिक बोन बाहर आ जाती है, फेशियल बोन्स इफेक्टेड हो जाती हैं, कुरूप दिखाई देने लगता है लविंग फ्रेंड्स, ये कुरूप दिखाई देने लगता है। तो आइए आगे देखा जाए, आंखें भी बाहर निकल आती हैं, जैसे लगता है कि बहुत तेजी से घूर रहा हो, आंखें बाहर, इसको एक्रोमीगैली बोलते। क्या बोलते? एक्रोमीगैली बोलते। तो इसे एक्रोमीगैली की जो है अंगुलियों की लंबाई बढ़ रही है। भाई अगर अस्थियों की लंबाई बढ़ेगी लविंग फ्रेंड्स, तो क्या अंगुलियां छोटी रह जाएंगी? नो, अंगुलियों की लंबाई जो है, अस्थियों की लंबाई बढ़ रही है तो अंगुलियों की लंबाई बढ़ेगी, व्यक्ति की लंबाई बढ़ेगी, तो शरीर पूरा का पूरा बेडाउल हो जाता है। और यहां पर हम आपको कुछ पॉइंट्स और डिस्कस करना चाहेंगे कि यह एक ऐसी ग्लैंड है, पिट्यूटरी ग्लैंड, जिससे एक विशेष प्रकार का स्पेसिफिक टाइप्स ऑफ हार्मोन सीक्रेट होता है, इसका नाम है RF, रिलीजिंग फैक्टर। और ये जो रिलीजिंग फैक्टर होता है, या बॉडी से निकलने वाले टोटल ग्लैंड्स से जितने भी हार्मोन हैं, टोटल हार्मोन्स पर अपना इफेक्ट शो करता है।
अपना इफेक्ट शो करता है। इसीलिए हर हार्मोन के लास्ट में हम आरएफ लगाते हैं, क्योंकि आरएफ कहां से सिक्रीट हो रहा है? पिट्यूटरी ग्लैंड से। जैसे एड्रिनल से जो है स्रावित होने वाला हार्मोन है, जो है ओवरी से स्रावित होने वाला हार्मोन है, टेस्टिस से स्रावित होने वाला हार्मोन है। तो इस तरह टेस्टिस से टेस्टोस्टेरॉन स्रावित हो रहा है, T3 T4 टेस्टोस्टेरॉन, टेस्टोस्टेरॉन हार्मोन, थायरॉक्सिन, थायराइड ग्लैंड से थायरॉक्सिन हार्मोन, टेस्टिस से टेस्टोस्टेरॉन हार्मोन, ओवरी से आ जाइए तो रिलैक्सिन है, ऑक्सीटोसिन है, पिटोसिन हार्मोन है। ये अलग अलग प्लेसेस से सिक्रीट हो रहे हैं। और थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, यहां पर आपने देखा एसीटीएच हार्मोन, एडिनोकार्टिकोट्रोपिक हार्मोन, एड्रिनल ग्लैंड के कॉर्टेक्स रीजन से सिक्रीट होने वाला हार्मोन, एड्रिनल ग्लैंड के कॉर्टेक्स रीजन से सिक्रीट होने वाला हार्मोन, एडिनोकार्टिकोट्रोपिक हार्मोन। सारे हार्मोन, जितने भी हार्मोन बॉडी से निकल रहे हैं, वह टोटल हार्मोनों पर अपना रिलीजिंग फैक्टर डाल करके, अपना एक हार्मोन डाल करके उसको कंट्रोल कर लेता है। इसीलिए माय लविंग फ्रेंड्स, पिट्यूटरी ग्लैंड को सिंपली बोला गया मास्टर ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड इज कॉमनली बी नोन एज मास्टर ग्लैंड। Why? Because of its control the all over hormones those are secreted in each and every glands. जो प्रत्येक ग्रंथियों से स्रावित होने वाले हार्मोन हैं उन पर पूरी तरह से ये नियंत्रण रखता है, कंट्रोल करता है। इस तरह से आपने देखा कि कंट्रोल करने वाला है। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, जो फॉलिकल ल्यूटियम, फॉलिकल जो है को जो है शेप साइज स्ट्रक्चर को मॉडिफाई करता है, इसको हम सिंपली बोलते हैं लैक्टोजेनिक मेमोट्रोपिक हार्मोन या पीआरएल बोलते हैं, प्रोलैक्टिन हार्मोन बोलते हैं, एलटीएच बोलते हैं इसको। तो ये विशेष प्रकार के एलएच मैंने बताया, आईसीएचएच एलएच ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, एफएसएच फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। इन टोटल हार्मोनों पर इस ग्लैंड का पूरी तरह से कंट्रोल होता है। मिलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जो मिडुला पार्ट से सिक्रीट होने वाला हार्मोन है, एड्रिनल ग्लैंड के मिडुला पार्ट से सिक्रीट होने वाला हार्मोन मिलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो यह बॉडी में कितने समय तक सिक्रीट हो रहा है, कितने समय तक इसको सिक्रीट होना चाहिए, किस तरह से वर्क करता है। ध्यान रहे कि यही मिलेनिन नामक पदार्थ से त्वचा के रंग वो प्रभावित होते हैं। कोई व्यक्ति गोरा होता है, कोई व्यक्ति काला हो जाता है, कोई व्यक्ति सांवला हो जाता है, तो उसके बॉडी के अंदर माय लविंग फ्रेंड्स ये मिलेनिन हार्मोन जो है ये वर्क करता है। तो इस तरह से मैंने हार्मोनों के विषय में थोड़ी सी जानकारी अभी आपको बताया। आइए आगे देखते हैं थायराइड से। थायराइड जो मैंने यहां पर बताया, इससे निकलने वाला हार्मोन थायरॉक्सिन। थायरॉक्सिन को दो पार्ट में डिवाइड किया गया, T3 एंड T4। T3 को कहा गया ट्राईएडोथायरोनिन। T3 का नाम मैंने लिया ट्राईएडोथायरोनिन, और T4 हार्मोन टेट्राएडोथायरोनिन। तो T3 और T4 हार्मोन ये बॉडी से स्रावित होते हैं। और कैंडल ने EC कैंडल, जिनका नाम मैंने पहले ही बताया आपको, EC कैंडल ने सबसे पहले इसके विषय में डिस्कस किया है और बताया है। तो थायराइड ग्लैंड जो आजकल एक कॉमन डिजीज के रूप में उभर करके सामने आ रहा है, थोड़ी सी जानकारी आप इसके विषय में भी ले लें कि थायराइड ग्लैंड है क्या। थायरॉक्सिन से शरीर में मेटाबॉलिक एक्टिविटी मींस बेसल मेटाबॉलिक रेट ये नियंत्रित करता है। बेसल मेटाबॉलिक एक्टिविटी को ये कंट्रोल करता है। और ध्यान रहे कि मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता है, साथ साथ फेफड़ों को, मस्तिष्क, टेस्टिस, स्प्लीन, रेटिना, इन भागों को छोड़ करके अन्य सभी भागों को, माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या को बढ़ा देता है। इन सभी भागों को छोड़ करके अन्य भागों में माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या को यह बढ़ा देता है, इंक्रीज कर देता है, जिससे वहां पर पावर ऑफ एनर्जी को प्रोसीड करने की क्षमता जो है वो ज्यादा हो जाती है। आइए आगे देखा जाए तो यह जो है ग्लूकोज की खपत को प्रभावित करता है। बॉडी में ग्लूकोज कितना लिया जा रहा है, कितना नहीं, वो भी इफेक्टेड करता है। हार्ट बीट, पल्स बीट को इफेक्टेड कर देता है। T3 T4 मींस थायरॉक्सिन हार्मोन, थायराइड ग्लैंड से निकलने वाला हार्मोन। थायराइड डिजीज में थायराइड ग्लैंड से निकलने वाले हार्मोन T3 एंड T4 जो
कि आपके बॉडी टेम्परेचर को इफेक्ट कर देते हैं, आपके हार्ट बीट को इफेक्टेड कर देते हैं, आपकी मेटाबॉलिक एक्टिविटी को इफेक्टेड कर देते हैं, यहां तक कि एम्फीबियंस में, एम्फीबियंस उभयचर, एम्फीबियंस के जो शिशु होते हैं टाइडपोल कंडीशन में होने वाले हैं, टाइडपोल में मेटामॉर्फोसिस को एक जो है प्रेरित करता है, मेटामॉर्फोसिस की क्रिया को प्रेरित करता है। लार्वा इसके इफेक्ट से तेजी के साथ वयस्क में कन्वर्ट हो जाता है। तो इस तरह से आपने देखा कि ये बॉडी में ढेर सारी डिजीजेस को जो है कंट्रोल कर रहे हैं। और अगर इनका हाइपोसिक्रीशन, अल्पस्राव या हाइपर सिक्रीशन, अतिस्राव हो जाए तो क्या होता है, साइड इफेक्ट होगा बॉडी में माय लव फ्रेंड, इसका साइड इफेक्ट होगा। तो जैसे मैंने कहा कि क्रिटिनिज्म एक डिजीज है, इसको हिंदी में कहा जाता है जड़वामनता, इसको कहते हैं जड़वामनता। इससे बच्चों में, ऐसे बच्चे जो होते हैं इसकी कमी से बौने, कुरूप, होंठ मोटे, जीभ मोटी और बाहर निकली हुई होती है, और इनके जननांगों का विकास कम हो जाता है और इनका ब्रेन जो होता है वो कम वर्क करता है। इनके जननांगों का विकास कम हो जाता है और इनका ब्रेन जो होता है वो कम वर्क करता है। तो इस तरह से आपने देखा मिक्सिडेमा डिजीज हो जाती है, हाशिमोटो डिजीज हो जाती है, सिंपल ग्वाइटर आप लोगों ने पढ़ा है, घेंगा गलकंड जिसको कहा जाता है, ग्वाइटर डिजीज हो जाती है। इस तरह से आपने इस डिजीज के विषय में देखा। पैराथायराइड से निकलने वाले हार्मोन, पैराथार्मोन हार्मोन, पीटीएच पैराथार्मोन हार्मोन है। और पीटीएच हार्मोन के विषय मैंने अभी आपको बताया कि बॉडी में कैल्शियम की पावर ऑफ ऑब्जर्वेशन को यह कंट्रोल करता है, बॉडी में कैल्शियम के अमाउंट को कंट्रोल करता है। और पुनरावशोषण को कहा जाता है रीअब्जॉर्प्शन की क्रिया को यह इफेक्ट करता है। शरीर या फास्फेट के उत्सर्जन को बढ़ा देता है, बॉडी से फास्फेट के उत्सर्जन को बढ़ा देता है। और अस्थियों के अनावश्यक भागों को गला करके रुधिर के कैल्शियम तथा फास्फोरस से मुक्त कर देता है, रुधिर के कैल्शियम और फास्फोरस से ये मुक्त कर देता है। अस्थियों के वृद्धि दांतों के निर्माण में को यह जो है नियमित करता है। अस्थियों की वृद्धि और दांतों के निर्माण और अस्थियों की वृद्धि को ये जो है नियमित करता है। तो इस तरह से आता है कैल्सिटोनिन हार्मोन पर आइए डिस्कस करते हैं। कैल्सिटोनिन हार्मोन जो होता है, यह हार्मोन भी एक प्रकार का प्रोटीन है। ध्यान रहे, हार्मोन्स आर प्रोटीन बट ऑल प्रोटीन्स आर नॉट बी हार्मोन्स। सभी हार्मोन प्रोटीन तो होते हैं लेकिन सभी प्रोटीन हार्मोन नहीं होते। ध्यान रहे कि यह हार्मोन भी प्रोटीन है। और पैराथायरॉयड ग्लैंड जो यहां पर पाई जाने वाली ग्लैंड है, पैराथायरॉयड ग्लैंड, थायरॉयड ग्लैंड के ऊपर पाई जाने वाली ग्लैंड, पैराथायरॉयड ग्लैंड से स्रावित होता है, पैराथायरॉयड ग्लैंड से स्रावित होता है। तो इस तरह से आपने इसके विषय में देखा। और यहां पर आइए देखते हैं कि थाइमस ग्लैंड जो हमारे बॉडी की पावर ऑफ इम्यूनिटी को इंक्रीज करता है। उसके नीचे आइए देखते हैं एडिनल ग्लैंड है। एडिनल ग्लैंड के दो पार्ट हैं, एक एडिनल ग्लैंड जो किडनी के ऊपर पाई जाने वाली लाइट येलो कलर की ग्लैंड होती है, उसका नाम हमने बताया कि क्या है, एडिनल ग्लैंड है। तो एडिनल ग्लैंड का वेट जो होता है 4 से लेकर के 6 ग्राम तक होता है, 4 से लेकर के 6 ग्राम तक 4 से लेकर के 6 ग्राम तक होता है। इसके दो पार्ट मैंने बताए, अभी पहले मैंने डिस्कस किया था, एक कॉर्टेक्स होता है, दूसरा भाग मेडुला होता है। इसके दो पार्ट होते हैं, एक कॉर्टेक्स पार्ट होता है, एक मेडुला पार्ट होता है। दोनों पार्टों से जो हार्मोन स्रावित होते हैं बॉडी को पूरी तरह से कंट्रोल करते हैं, नियमित करते हैं। और इनके नियमन से ही शरीर की एक्टिविटी पूरी तरह से मेंटेन होती है, बनी रहती है। तो आइए देखते हैं कि एडिनल से ढेर सारे हार्मोन हैं। तो इसी से आप लोगों ने एक नाम पढ़ा होगा 3F हार्मोन, एडिनलिन, 3F हार्मोन, फाइट फ्राइट फ्लाइट, फाइट फ्राइट फ्लाइट, 3F हार्मोन। यह हार्मोन फाइट, क्रोध को, डर को और मानसिक तनाव को, अपमान, व्यग्रता, जो जितने भी इफेक्ट मैंने बताए, ये सभी अनुकंपी क्रियाओं को ये कंट्रोल करता है। और यदि इनका स्राव अधिक हो जाता है तो ये अनुकंपी क्रियाएं बढ़ जाती हैं, और इनका स्राव कम हो जाता है तो अनुकंपी क्रियाएं कम हो जाती हैं। जो 3F मैंने लिया, फाइट फ्राइट फ्लाइट, जिसको मैंने कहा कि क्रोध, डर, मानसिक तनाव।
तो इस तरह से आपने देखा। और इस पर आइए देखते हैं पैंक्रियाज को। पैंक्रियाज में मैंने कहा कि लैंगरहैंस पर आते हैं, और पैंक्रियाज लैंगरहैंस ये 18 से 20 सेंटीमीटर लंबी ग्लैंड होती है, अग्न्याशय इसको बोला जाता है, पैंक्रियाज जिसको बोलते हैं। यह एक मिक्स ग्लैंड के रूप में जानी जाती है। ध्यान रहे कि इसके जो है अल्फा बीटा और डेल्टा, इसके अंदर 3 प्रकार की सेल होती हैं, अल्फा बीटा और डेल्टा, ये 3 प्रकार की इसके अंदर सेल होती हैं। और जो हार्मोन इससे सिक्रीट होता है, इस ग्रंथि का 99% भाग जो होता है वो सिंपली एसिनाई होता है। 99% पार्ट इसका जो होता है वो एसिनाई पाई जाती है इसमें, 99%। और ये बॉडी में जो है ग्लूकोज के डाइजेशन को कंट्रोल करता है। पैंक्रियाज बॉडी के ग्लूकोज के डाइजेशन को कंट्रोल करता है। इंसुलिन जिसको कहा गया, इंसुलिन सिक्रीट करके बॉडी में ग्लूकोज के डाइजेशन को कंट्रोल करता है। माय लविंग फ्रेंड्स, हमारे बॉडी की जितनी भी ग्लैंड्स हैं, यदि ये सारी ग्रंथियां एक बार काम करना बंद कर दे, इन्हें फिर से एक्साइट करना बहुत ही मुश्किल है, यहां तक कि नामुमकिन कहा जा सकता है। तो इस तरह से ग्लैंड्स के विषय मैंने डिस्कस किया, आपको बताया। जो मेमरी ग्लैंड्स, एक्सोक्राइन और ये इंडोक्राइन, ये जहां पाई जा रही वहीं अपना सिक्रीशन करती है, इसलिए इनको डक्टलेस ग्लैंड बोला गया। और ये एक्सोक्राइन, ये डक्टफुल ग्लैंड होती हैं, पाई कहीं और जाती हैं, सिक्रीशन कहीं और होता है। मेमरी ग्लैंड, दुग्ध ग्रंथियां, पाई कहीं और जा रही है, सिक्रीशन, मिल्क का सिक्रीशन कहीं और से हो रहा है। लैक्राइमल ग्लैंड्स, अश्रु ग्रंथियां, पाई कहीं और जा रही है, सिक्रीशन कहीं और से हो रहा है। स्वेट ग्लैंड्स, श्वेत ग्रंथियां, पसीना निकालने वाली ग्रंथियां, इनमें पाई कहीं और जा रहा है, सिक्रीशन कहीं और से हो रहा है। लीवर, ये बॉडी में आदमी फिर साइकिल चला रहा, पाया यहां जा रहा, चला रहा साइकिल पूरे बॉडी के अंदर। इस तरह से आपने देखा कि एक्सोक्राइन ग्लैंड्स हैं, इनको एक्सोक्राइन ग्लैंड्स के रूप में जाना गया। इग्स ऑन क्राइन, इंड ऑन क्राइन, 2 शब्द है यहां पर, इंड ऑन क्राइन, इग्स ऑन क्राइन। अंतः शरीर में जहां पाई जा रही है, अगर वहीं पर सिक्रीशन होता है तो इसको इंड ऑन क्राइन बोला जाता है। और पाई कहीं और जा रहे हैं, सिक्रीशन कहीं और है, तो इग्स ऑन क्राइन बोला जाता है, एक्सोक्राइन बोला जाता है। मैं लविंग फ्रेंड्स, आइए समय की बाध्यता को देखते हुए हम आपको कुछ पॉइंट बताते हैं कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या क्या आ सकते हैं, ऐसे कौन से क्वेश्चंस हैं जो आपके एग्जाम पेपर में पूछे जा सकते हैं। माय लविंग फ्रेंड क्लास 9th के स्टूडेंट्स ध्यान से सुने, इनमें 2 लेसन है। एक लेसन है व्हाई डू वी फॉल इल, व्हाई डू वी फॉल इल एंड नेचुरल रिसोर्सेस। व्हाई डू वी फॉल इल, हम बीमार क्यों होते हैं, एंड नेचुरल रिसोर्सेस क्या है, इसके विषय में। व्हाई डू वी फॉल इल, व्हाट आर क्रॉनिक डिजीज, व्हाट आर एक्यूट डिजीज, नोट करते चलिएगा, व्हाट आर क्रॉनिक डिजीज, व्हाट आर एक्यूट डिजीज, मेथड ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ डिजीज, मेथड ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ डिजीज, मेथड ऑफ स्प्रेड ऑफ डिजीज, मेथड ऑफ ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज, ट्रीटमेंट, प्रिवेंशन, बचाव, कैसे हम इससे बचेंगे, मीन्स ऑफ स्प्रेड, फैलाव, मीन्स ऑफ प्रिवेंशन, chronic disease and poor health. Write a short notes on chronic disease and poor health. Write a difference in a infectious and non-infectious disease. What are infectious disease and what are non-infectious disease? What are bacterial disease? What are viral disease? अब तो समझ में आ गया होगा। Write effect on antibiotics. Write effect on antibiotics on a bacteria and viruses. How many types of viruses those who are affected in our body? Write a short notes on AIDS. Write a short note on cancer. So as like so many questions. Make a diagram of water cycle, make a diagram of nitrogen cycle, make a diagram of carbon cycle. So as like so many questions I simply put out to you. And next one, class 11th students, please listen once again.
what is light reaction? In the case of photosynthesis, what is light reaction? What is dark reaction? What is dark reaction? अंधकार अपक्रिया क्या है? प्रकाश अपक्रिया क्या है? प्रकाश की उपस्थिति में होने वाली क्रिया क्या है? इस प्रकार के explain the photosynthesis in higher plants. Where is photosynthesis takes place? कहां होती है photosynthesis? What does photosynthesis takes place? Or where does photosynthesis takes place? Explain the chemoosmotic or chemosynthetic hypothesis. Write a short note on glycolysis. Write a short notes on Krebs cycle. Write a short notes on Hatch-Slack cycle. Hatch and Slack cycle. Write a short notes on TCA, tricarboxylic acid cycle. TCA, tricarboxylic acid cycle. An important topics is coming on. Write notes on plants hormone, auxin, gibberellin, cytokinin. तो राइट ए शॉर्ट नोट्स ऑन प्लांट हार्मोन, जैसे मैंने अभी एनिमल हार्मोन के विषय में आपको एक्सप्लेन किया, समझाया। सेम एज लाइक, ठीक इसी प्रकार से आपसे प्लांट हार्मोन्स पर भी क्वेश्चन करेगा, और मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया है, और हमारे यूट्यूब चैनल पर भी ऑलरेडी ये है टॉपिक दिया गया है, प्लांट हार्मोन कौन कौन से होते हैं, और बॉडी में, प्लांट बॉडी में किस तरह से हार्मोनों का एक्शन होता है। वे कौन से हार्मोन है जो प्लांट बॉडी की ग्रोथ को इंक्रीज करते हैं, वे कौन से हार्मोन है जो सीड की डोर्मेंसी को ब्रेक करते हैं। IAA इंडोलेस्टिक एसिड, IABA एब्सिसिक एसिड, इस तरह से शॉर्ट नोट। मेक ए डायग्राम ऑफ सेल साइकिल, मेक ए डायग्राम ऑफ मियोसिस सेल डिवीजन, explain the meiosis cell division, explain the mitosis cell division. How many types of glands are occurring in our body? How many types of skeleton occur in our body? Exoskeleton and endoskeleton. In the case of endoskeleton, there are two types of skeletons are seen in here. One is the axial skeleton and the other is the appendicular skeleton. एक एक्सियल स्केलेटन होता है, एक अपेंडिकुलर स्केलेटन होता है। तो एक्सियल स्केलेटन क्या है, अपेंडिकुलर स्केलेटन क्या है, मस्कुलर सिस्टम क्या है, ब्लड सर्कुलेशन। मेक ए डायग्राम ऑफ हार्ट, राइट ए शॉर्ट नोट्स ऑन कार्डियक फेलियर। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ वाल्व इन occur in our body or our heart? How many types of valve occur in our heart? हमारे हृदय में कितने प्रकार के वाल्व पाए जाते हैं? मेंशन द एक्शन एंड फंक्शन ऑफ हार्ट, और राइट ए शॉर्ट नोट्स ऑन द फंक्शन ऑफ वाल्व। सो एज लाइक, डबल सर्कुलेशन क्या है, द्विपर संचरण क्या है? व्हाट इज डबल सर्कुलेशन, द्विपर संचरण। राइट फंक्शन ऑफ ब्लड, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ ब्लड, रुधिर के कार्य क्या हैं? तो इस तरह से माय लविंग फ्रेंड्स, मैं अलीमुद्दीन शेख कादरी अपने यूट्यूब चैनल अलीमुद्दीन शेख कादरी के माध्यम से मैंने आप लोगों को आज एक विशेष टॉपिक बताया, और इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं, और इस आशा के साथ जिन लोगों ने मेरे चैनल को अभी अब तक सब्सक्राइब न किया हो, लाइक न किया हो, प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, क्योंकि आने वाले समय में हम लगातार आपको क्वेश्चन देते रहेंगे, बताते रहेंगे, अपना टॉपिक को एक्सप्लेन करते रहेंगे। तो आज के टॉपिक को मैं यहीं पर समाप्त करता हूं, इसी के साथ आपसे विदा लेता हूं। थैंक यू।